बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की मैशत की सूरत हाल के हवाले से। इसहाक डार साहब की पाकिस्तान वापसी और कल वो अपने ओहदे पर विराजमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए वज़ीर ख़जाना वैसे तो इस हुकूमत में नए हैं, लेकिन इससे कबल भी जो है वो मल्टीपल टाइम्स से पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना को लीड कर चुके हैं। उनका ये आना और मईशत की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो मुमकिन तौर पर नताइज होंगे उसकी बात करेंगे। डॉलर की कीमत के हवाले से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे पेट्रोल, बिजली, गैस की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके क्या असरात यही रहेंगे या उसमें कमी वाक़ होगी। IMF से लिए गए कर्ज़ों की सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो महंगाई की ओवरऑल जो शरह है मुल्क के अंदर उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन है FBR के, बहुत करीब से इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, एन एक्सपर्ट ऑन ऑल दीज मैटर्स। वेलकम टू द शो शब्बर साहब। सर, गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा जो डार साहब वाली वापसी है इस हवाले से, अगर आप हमारे नाजरीन को बता सकें कि ऐसी क्या कुंजी डार साहब के पास है कि वो आएँ ओहदे को संभाल के बाद मुल्क को चलाएं तो हालात बेहतर हो पाएंगे। आई मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ हिज ऑप्टिक्स? आपका ओपिनियन चाहिए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात याद रखिए कि डार साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा बेहतर कर सकता है किसी चीज की बनिस्बत इकोनॉमिस्ट के। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कि वज़ीर खजाना किसी मुल्क का इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट को नहीं होना चाहिए। मगर अगर क्राइसिस की पोजीशन हो और आपके पास बैलेंसेस आउट हो तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बनिस्बत इकोनॉमिक पॉलिसीज के। तो डार साहब का ये एडेड एडवांटेज है कि वो माइक्रो मैनेज करके डॉलर की वैल्यूज को और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उसको कंट्रोल करके, मेरा जाती व्यू है वो जो स्पेकुलेशन साइड चल रही है, जो इनहेरेंटली गिर रहा है रुपी वो तो अलग है, मगर जो स्पेकुलेशन साइड चल रही है, जो एक्सचेंज कंपनियों का बैंक का गलत रोल है, उस पर मिफ्ता साहब का कंट्रोल हैंड्स ऑन नहीं था क्योंकि वो अकाउंटेंट नहीं थे। और हम उनको बार बार यही कहते थे कि ये आपके बस का काम नहीं है, ये हैंड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो उस काम में डार साहब यकीनन मुफ्ता साहब से बेहतर साबित होंगे। अच्छा सर, अब जो डार साहब की पॉलिसी जिक्र कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं पॉलिसी नहीं, जी मैं जी जी सबसे जी। पहले देखिए पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉलर की प्राइस हमारी, इसमें 5 6 7 रुपए जो है ना वो स्पेकुलेशन से और लोग ठीक। सट्टेबाजी करते हैं, और जो एक्सचेंज कंपनियां और बैंकिंग जो हमारे साथ 2 नंबर हरकतें करती है उसको डार साहब कंट्रोल कर देंगे और 5 6 रुपए 8 7 रुपए तक का वो एक करेक्शन कर सकते हैं। इसका कोई ताल्लुक बुनियादी इकोनॉमिक अशारियों से या ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स से नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो मेरे हिसाब से डार साहब इफ्ता के मुकाबले में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब जो पिछला दौर हुकूमत था नून लीग का जिसमें वो मिनिस्टर थे और 2018 के इलेक्शन हुए उसके बाद वो चले गए, तब एक बहुत बड़ा, जो मैं नहीं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना यह था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि उसमें बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी डार साहब की जानिब से। मिसाल के तौर पर उसमें आर्टिफिशियली होल्ड किया गया था या रोका गया था डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को, जिसके असरात मुल्क की खजाना के ऊपर हुए और उसकी फिर बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमारे सामने आती हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई मीन, वट एवर ही हैज़ डन इन द पास्ट। देखिए, मैंने बताया ना कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और डार साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं भी हेली कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, डार साहब भी हेली कॉलेज से बिलोंग करते हैं, मेरे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मगर मैंने कभी डार साहब की इकोनॉमिक्स से एग्री नहीं किया। अच्छा। डार साहब का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कभी नहीं होगा। ये मॉडल डार साहब का नहीं है, ये मॉडल एक्चुअली मियां नवाज शरीफ का है। और ये मियां नवाज शरीफ का भी नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ का जो वोट बैंक, जो सेंट्रल पंजाब के ट्रेडर्स और वोटर्स हैं, ये उनका मॉडल है जो कि बेसिकली नवाज शरीफ का वोट बैंक है। ये लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर रुपए की कीमत कम रखी जाए क्योंकि इंपोर्ट इनके लिए वायबल हो और एक्सपोर्ट को ये बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं देते। तो आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान में जो आज माशी तबाही है और जो माशी बुराई है, ये पाकिस्तान आज कोलैप्स की तरफ जा रहा है, तो इसका 100% 100% इसका जिम्मेदार
मैं डार साहब को नहीं कहूंगा, इसकी 100% जिम्मेदार पीएमएल-एन की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कि उन्होंने 1992 से चलानी शुरू की है, और इसमें मुशर्रफ भी शामिल थे, और इस पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और पाकिस्तान बड़ी तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं 1992 से लेकर आज तक इस पॉलिसी का मुखालिफ रहा हूं, और आज फिर मैं मुखालफत करता हूं कि डॉलर को अननेचुरली बैलेंस कर कर आप कोई चीज हासिल नहीं करते, आप भाई फिर के चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद और डॉलर 30% गिर जाता है। ये पाकिस्तान के साथ खेल खत्म करें। अगर हम गरीब मुल्क हैं, अगर हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, अगर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, या हमारे पास कुछ बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये एक्सेप्ट कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अगर मैं तबाह हो चुका हूं तो तबाही को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं तबाह हो चुका हूं, फिर मैं अपने आप को सही करूंगा। ये लोग इसको एक लाल बत्ती दिखा देते हैं, कभी ये लाल बत्ती दिखाते हैं सीपैक की, कभी ये डॉलर के नीचे करके लाल बत्ती दिखाते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। तो ये पॉलिसी जो ये मियां नवाज शरीफ साहब की और पीएमएल-एन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये मेरे हिसाब से फंडामेंटली गलत है। अच्छा सर, अब इस पॉलिसी के हवाले से जो कि आपने जिक्र किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया, चीज़ें सस्ती हो गई, रोटी भी सस्ती हो गई, सब्ज़ी भी सस्ती हो गई, ताजर भी खुश हो गए। जब आप इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आपने भी बहुत सारे उसमें फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए, आपने बहुत सारी चीज़ों को लीड भी किया, एफबीआर को भी आपने चलाया। ये फरमाइए कि बहुत सारे ताजरों ने प्रोटेस्ट किए, और बल्कि मुझे याद है वो सड़कों पे भी आ गए, बड़ा एक मसला हो गया, और उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्टेप बैक होना पड़ा। मुझे याद है 50,000 के ऊपर शनाख्ती कार्ड की भी शर्त रखी गई, वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज़ ऑन। सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो ज़रा लोगों तक होता है, वो नीचे तक जाता है। आप कोई भी तबका उसको खुश कर लेगा तो, लेकिन अवाम तो नाराज़ हो जाएगी सर। देखिए मेरी बात सुने, अगर ताजिर ताजिर सड़कों पे आ गए, इसका मतलब है कि कोई काम ऐसा हो रहा था जो ताजिरों के अगेंस्ट था। ताजिर पाकिस्तान की अवाम नहीं है। पाकिस्तान की अवाम वो गरीब आदमी है जिसको आटा लेके खाता है। वो दुकानदार बेचने वाले 25, 30, 40 लाख जो हैं, वो पाकिस्तान को होस्टेज बना के बैठे हुए हैं। उसी के खिलाफ मैंने जंग की थी, उसी के खिलाफ इमरान खान ने जंग की थी, मगर जब हमने बैकआउट किया तो मैं मायूस होकर वापस आ गया था। जी ठीक है। अच्छा सर चलें, ये तो ज़ाहिर है जो जी जी जो इन द पास्ट हो गया सर, वो हो गया। अब इस वक्त जो मौजूदा सर करंट सूरत हाल है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, कर्जा हम पे चढ़ी जा रहा है, और फ्यूचर ऑप्टिक्स या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से भी कोई बहुत ज़्यादा हमें ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा। ये बताइए, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम है। आई मीन व्हाट इज़ द वे आउट, हाउ टू डील विद दिस करंट क्राइसिस जो आपके नज़दीक बेहतर हो सकता है? देखिए, मैंने 16 दिसंबर 2021 को, जब इमरान खान की गवर्नमेंट काफी स्टेबल थी, उस वक्त एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी, और उस वक्त मैंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान की जो एंटिटी है, इकोनॉमिकली एंटिटी है, ये चलने वाली नहीं है, और ये डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। उस वक्त सारा पाकिस्तान मेरा मुखालिफ हो गया था कि आपने क्या बात की है। आज इमरान खान भी कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और पीएमएल-एन भी कहती है कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। तो मुझे ये बात समझाएं कि क्या क्या उस वक्त इन लोगों को अंदाजा नहीं था? या तो ये जाहिल है, इनको समझ नहीं आती, या ये मुनाफिक है, सही बात करना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हम डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी ताकत हमें इस वक्त डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकाल सकती। अगर कोई आदमी ये समझ रहा है कि उसने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को, तो इसका मतलब है उसने आईएमएफ की रिपोर्ट जो आईएमएफ ने रिलीज की है इस वक्त के साथ, वो नहीं पढ़ी है, और उसने ये नहीं देखा है कि हमारे अगले 5 साल के क्या डॉलर हमारे पास आ रहा है और क्या डॉलर जा रहा है। वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो मुझे पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाने से बचाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि हम अपना घर खुद सही करें। अब हमारा घर कैसे सही होगा? वो ये है कि हमें अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो हमारा 28, 24, 25 बिलियन डॉलर पे चला गया है, वो हम सर्विस नहीं कर सकते। हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन का बिल 25 से 20 करना पड़ेगा, 5 बिलियन आपको वहां बचाना पड़ेगा, और आपको ये आईपीपी का जो आपने रौला डाला हुआ है, ये इसको बंद करना पड़ेगा। सारे आईपीपी को स्पेशलाइज करें एक दिन में। ये 17% का जो आपने चार्ज उठाया हुआ है, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा। और सीपैक को जो उसका इंडस्ट्रियल साइड है, उसको रोल बैक करें। उसके साथ हम नहीं चल सकते, ये एक्सपेंडिचर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने ये किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमसे कभी माफ नहीं करेंगी। हम उनको उस जगह पे छोड़ जाएंगे कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान अगली 4 नस्लों के लिए
कर्ज में और बदहाली में चला जाएगा। अच्छा सर, अब आपने आईपीपीज का जिक्र किया, आईपीपीज, डिस्कोस, इनके साथ अब हमारी रियासत ने जो मुआहदे किए हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है नाक़िस मेरी है, वो ये है कि हमें हर सूरत में उनको पैसे देने हैं और सर्टन उसके अंदर जो मेन 3 क्लॉजेज हैं उसकी वजह से हम उसके अंदर चुंगल में फंस चुके हैं। अब वी कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। हाँ, हमारे पास ऑप्शन थी, दैट वाज टू ऑल्टरनेट। जी जी मेरी बात सुनो ना, तुम्हारा यही मसला है ना हमारे लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा कि मुआहदे को चेंज करें, आपके पास नेशनलाइजेशन का राइट है। आप उन्हें कहें कि नहीं, मुआहदा आपका ठीक है, जितने भी आपके पैसे लगे हैं हम आपको कैश दे रहे हैं, आप इस मुआहदे को अंडू कर दे। अब मैं मुआहदा चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जितने आईपीपी हैं, टोटल आईपीपी, इनको गवर्नमेंट बाय करके एक कंपनी में लेके जाए और खत्म कर दे। ये बात मैक्सिमम 4-5-6 बिलियन डॉलर का खर्चा है और उसको हम बाजार से बोरो कर सकते हैं 5% पर। आज हम उनके ऊपर 17% दे रहे हैं। ये अजाब हम नहीं ला सकते। दिस इज दी ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। आज मैं ये बात आपके टीवी पे कह रहा हूं, जो मेरी बात आप लिख लीजिएगा, यही इसका हल है और यही होगा। अदरवाइज ये सिलसिला चलने वाला नहीं है। ये छोटी मोटी कहानियां चलती रहेंगी कि ये मुआहदा है, वो मुआहदा है, सिर्फ कोई बात नहीं है जिसको हम नेशनलाइज करेंगे। इसमें हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाइनीज को भी नेशनलाइज करना पड़ेगा, ये हमें करना है। और अगर पाकिस्तान को बाकी रखना है तो आईपीपी को नेशनलाइज करना पड़ेगा, हमें नेशनलाइज करना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये बताइए सर, नेशनलाइज की बात, नेशनलाइज कौमियाना पड़ेगा, कौमियाना। आप समझते हैं उर्दू? जी जी, मैं समझ गया हूँ। उसको कौमियाना पड़ेगा, कौमिया के उसको फिर पाकिस्तानी रुपए में बेचेंगे हम इसको। करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, हम इसमें 17% का रिटर्न नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, वो हमारी आउट ऑफ रीच है जो आप फरमा रहे हैं। अब सर जो सोलर पैनल, वो बेईमानी है, वो बेईमानी है, यानी कि बेईमानी का था वो एग्रीमेंट, वो बेईमानी का एग्रीमेंट था, वो जाती थी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को लूटा गया है उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को लूटा गया है, लूटा गया उसके अंदर। अब सर ये प्लांट की कॉस्ट को और स्टेट किया गया, कॉस्ट प्लस लगाया गया, ये सब बकवास है। पाकिस्तान को लूटा है उन्होंने, अब क्या कर सकते हैं? एक ही रास्ता है, नेशनलाइज करें, आगे बढ़े। अच्छा सर, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसने जो किया ठीक है, वो अपने पैसे दे दे और घर जाए, ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सर, जिस तरह सोलर है, पाकिस्तान बड़ा इनरिच है उसके अंदर, हमने कभी मैसिव एग्रेसिव काम नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने खास काम नहीं किया, वाई सर? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो, उसमें कोई भी फैसला, माशी फैसला कभी भी किसी प्लान के तहत नहीं हुआ। पाकिस्तान में आखिरी इकोनॉमिक प्लान 1970 के बाद, 70 के बाद से पाकिस्तान का कोई 5 साला मंसूबा नहीं है मईशत का। तो 70 से लेकर आज 2022 में 50 साल से एक रियासत एडहॉक बेस पे चल रही है। मतलब जब एक रियासत को चलाना होता है तो मईशत का एक प्लान होता है कि यार मैंने यहाँ सड़क बनानी है, यहाँ मैंने पावर प्लांट लगाना है, ये रिन्यूएबल लगाना है, ये बिजली का लगाना है। हम तो एक मजाक चला रहे हैं, ये रियासत कैसे चल रही है और क्यों चल रही है, कि इसे चलना भी चाहिए। 50 साल से जो रियासत चल रही है बगैर किसी इकोनॉमिक प्लान के, ये तो बस शायद हो सकता है अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि ये अभी तक चल रही है, मगर अब ये चल नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास, हमने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि हमारा माशी प्लान क्या है। हमने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि क्या वजह है कि आज हमारी आबादी बांग्लादेश की आबादी से आगे बढ़ गई है। तो ये तो एक नाकामी वाली रियासत है। ये तो एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक वजमा है चंद लोगों का, जो इस्लामाबाद में इकट्ठा हो जाता है और वो बैठ के अपने अजीब अजीब तरह के फैसले करता है। कभी एक्स आ जाता है, कभी वाई आ जाता है, और रियासत की किसी को फिक्र ही नहीं है, अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। और ठीक है, मगर अब ये पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है आज, अब ये सबको फैसला करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की कुर्सियां छोड़ के भागेंगे, बहुत जल्दी आप देखेंगे वहां से भागते हुए नजर आएंगे आपको सारे। और ये अपने घरों में छुपते फिरेंगे, कोई इनको छुपने की जगह भी नहीं देगा। और मैं इसमें तमाम बहुत बड़े लोगों को। अच्छा, आपकी जो बात है मैं इससे लार्जली एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि ज़ाहिर है जब पिच नहीं होगी खेलने के लिए, पिच ही उखड़ जाएगी, तो ज़ाहिर है फिर इन प्लेयर्स का भी फ़ायदा नहीं है, तो उनको पिच को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है टू एन एक्सटेंट। दिस इज़ व्हाट आई गेट।
द अदर थिंग इज़ कि अगर हम थोड़ा सा रीसेंट पास में जाएं या चलें और माजी में चले जाएं, मिड 90s की बात करें, तो ये वो टाइम है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि अपवर्ड जा रहा था किसी दौर में, वो डाउन जाने लग गया। बांग्लादेश और भारत बहुत ड्रास्टिकली अपवर्ड्स जाने लग गया। उनका इकोनॉमिक ट्रेंड जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चला गया। और हम अगर भारत की मिसाल लें तो वो तब से लेकर अब तक दे आर वे अहेड देन अस। आई मीन वी स्टार्टेड ऑफ आवर जर्नी टुगेदर, and in mid 90s and onward things drastically changed. Where and what exactly has happened wrong, sir? देखिए, बात सुने, ये आपकी एनालिसिस गलत है कि पाकिस्तान मिड 90 में सही राइट पे जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि डाउन जाने लग गया। 1970 के बाद। जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मिड 90s से पाकिस्तान की इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग गई, डाउन होने लगी, और भारत और बांग्लादेश के स्टैट्स अप होने लग गए। मगर ये मिड 90 से नहीं है, ये मिड 90 से पहले है। ठीक है। देखिए, बात ये है कि मैंने अभी कल परसों लाहौर में एक तकरीर की थी जी, और उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो आप समझते हैं ना कि उससे पहले जो था पाकिस्तान में कोई बहुत हरियाली थी और बहुत अच्छा चल रहा था, वो इसलिए चल रहा था कि हमें सीटो, सेंटो, वॉर ऑन टेरर और इसके पैसे मिलते रहे, उससे हम पाकिस्तानी इकोनॉमी में इंजेक्शन लगाते रहे। पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है वो कभी भी पाकिस्तान के अवाम की जरूरतों के हिसाब से नहीं ढला हुआ, और वो एक इकोनॉमिकली वायबल ढांचा नहीं है। पाकिस्तान की रियासत इस इकोनॉमिक मॉडल में नहीं चल सकती। अब सिर्फ हमारी रियासत उस वक्त चल रही थी जब हमें सीटों से पैसे मिल रहे थे, सेंटों से पैसे मिल रहे थे, बेंडूम कॉन्फ्रेंस के पैसे मिल रहे थे, हमें वॉर ऑन टेरर के पैसे मिल रहे थे, जब हम रशियन वॉर के पैसे मिल रहे थे, जब हमने सब कुछ बेचा उसके पैसे मिल रहे थे, उसलिए पाकिस्तान चल रहा था। पाकिस्तान एज ए इकोनॉमिक रियलिटी कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। ये हमें, जब हम ये रियलाइज करेंगे ना कि अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर हम अपने आप को सही करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी बंदा आता है वो आके खड़े होकर पहली बात ये करता है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमतों से मालामाल है। मैं एग्री करता हूँ, अल्लाह ताला की नेमत मालामाल है, मैं नहीं कहता नहीं मालामाल नहीं है, मगर मुझे वो नेमतों का कन्वर्जन कभी नजर नहीं आया। मुझे वो नेमतों का कोई कन्वर्जन नजर नहीं आया कि वो कभी कन्वर्ट हुआ हो पाकिस्तान के रिसोर्सेज के अंदर। हाँ, वो नेमतें बेईमानों को मिल गई, लोगों ने पैसे बना लिए, मगर एज ए स्टेट तो ये कभी ये कंट्री कोई बहुत अच्छा वायबल कंट्री नहीं रहा। तो ये जो बातें हम करते हैं बिला वजह की कि अल्लाह ताला की रहमत है और ये मालामाल है और ये हो गया, ये सब बातें करने की हैं। अपनी किताबें खोलें, बैलेंस शीट को बुलाएं, देखें क्या ऑपोजिशन है। तो मगर अब सवाल ये है ना कि जब आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जब उनको मिलाएंगे, जब उसको सही करेंगे, जब आप सही होंगे ना। 1971 में जब हम बांग्लादेश से अलग हुए थे, उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी। आप बताएं कि हमारी आबादी आज उनसे ज्यादा है, तो हमने फैमिली प्लानिंग क्यों बंद कर दी? ना समझाएं मुझे, कौन सी रियासत है, दुनिया की कौन सी रियासत है जिसमें फैमिली प्लानिंग को बंद किया गया है? तो अब आप जब हर साल 30% की आबादी को बढ़ा लेंगे तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं तबाह हो जाऊंगा। तो ये तो मतलब एक मजमा है, कौम थोड़ी है ये तो एक मजमा है। ये मजमा चल रहा है। 1947 में कायदे आजम साहब ने हमें, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था हमें कि हम ये स्टेट बना रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया। हमारे बड़े भी यहाँ पे उसी के साथ आ गए थे। अब हम ये सोचते हैं कभी बैठ के कि हम आज किस जगह पे खड़े हैं, और इंडिया जो है, मैं आज देख रहा था, कल मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट में, तो टाटा जो ग्रुप है, सिर्फ टाटा ग्रुप, वो अगली साल की जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है वो $90 बिलियन है, 90 अरब डॉलर एक ग्रुप कर रहा है। उनकी जो ज्वेलरी और डायमंड की जो एक्सपोर्ट है, सिर्फ ज्वेलरी और डायमंड की जो एक्सपोर्ट है वो $25 बिलियन है। ठीक है? तो ये हम क्या बातें कर रहे हैं कि हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे और ये करेंगे और गज़वाए हिंद और तालिबान और इस्लाम और ये। ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। ब्रेक की जाने पड़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब। गुफ्तगू जारी है मुल्क की इक़्तिसादी जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो पाकिस्तान के भी करंट स्टैंडिंग है। अब इसी में जो IMF है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो हमें IMF से पैसे मिले, खासे लंबे गैप के बाद मिले। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग IMF के हवाले से वो सर ये है कि दुनिया के बेशतर ममालिक जो IMF के पास गए, ज़्यादातर उसके चुंगल से नहीं निकल सके। कुछ ममालिक हैं समेत भारत के जो निकल आए, और पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार किया जाता है जो वन ऑफ द हाईएस्ट जो है कर्जे ले रहा है उनसे। ये बताइए, सिर्फ IMF इज़ दी ओनली होप एंड इज़ दी ओनली वे आउट फॉर नाउ फॉर पाकिस्तान, या इसके अलावा और जो बाकी दोस्त ममालिक हैं वो भी एक ऑल्टरनेट है इसका? देखिए, दो बातें बड़ी सिंपल सी हैं जी। IMF कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, मगर वो ओनली सोल्यूशन है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि IMF कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, मगर वो ओनली सोल्यूशन है। मतलब हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल बॉडी, हमारा मसला ये है, हमें IMF से पैसे नहीं चाहिए। हमारा मसला IMF से पैसे लेने का नहीं है। हमें IMF से अपने ये गारंटी लेनी है कि अगर हम डिफॉल्ट में जाएंगे तो वो हमें रोल ओवर करा देंगे और हमारा जो कर्जे हैं वो रोल ओवर करा देंगे। तो वो इसलिए हमें IMF की शराइत को मानना है। IMF किसी का रास्ता नहीं है। और ये बात भी आप क्लियर रखें कि कोई IMF पॉलिसी दुनिया में कभी किसी मुल्क की तरक्की का बाइस नहीं बनी है। तो ये बिल्कुल बात, इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है कि IMF मुल्कों की मईशत को सही नहीं करती कभी, क्योंकि उनका मकसद मुल्कों की मईशत को सही करना नहीं है। वो सिर्फ मईशत को इस बैलेंस पे ले आते हैं कि मईशत अपने कर्जे अदा कर सके, सिर्फ ये करते हैं वो। और वो कर्जे अदा करने के लिए वो जो कुछ भी सख्तियां करते हैं वो अपनी जगह पर है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आप कहते हैं दोस्त ममालिक और नॉन दोस्त ममालिक, वो भी मेरा ख्याल है बड़ा मिसनोमर है कि कौन सा दोस्त ममालिक है और क्या है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दो ममालिक जो हैं, आपको अगर याद हो तो चाइना ने स्टेटमेंट दिया था कि हम आपको सिर्फ रोल ओवर उस वक्त देंगे जब IMF आपको क्लियरेंस देगा। तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो ये बात अब आप ध्यान से निकाल दें कि कोई आपके पास ऑप्शन है। आप एक शिकंजे में फंस चुके हैं, अब आपको इससे निकलना है। और ये बात निकलने के लिए अब आपको जो कीमत अदा करनी है वो कीमत अब आपको अपनी लोकल पॉलिसी के लिए सही करनी, बल्कि आपको अमेरिकन गवर्नमेंट की, जो कि IMF का मॉनिटर है, उनकी बैनुल अक़वामी सियासत के सिलसिले में जो कुछ शराइत हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप बैनुल अक़वामी माशरे में जिंदा रहना चाहते हैं। अब वो शराइत क्या हैं वो आप बेहतर समझते हैं कि वो हमसे क्या पूरा कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल खुली हुई किताब है। अगर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही तो वो फिर इसका मतलब है उनको पाकिस्तान की और अमेरिका के रिलेशन और IMF के रिलेशन के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अब जो हमें सौदे करने हैं वो इतने तल्ख हैं कि वो पाकिस्तानी कौम को मुश्किल से हजम होंगे, मगर हम एज ए मईशतदान ये कहते हैं कि वो हमें सौदे कर लेने चाहिए। अब ये फरमाएं सर कि चीन का जिक्र अक्सर होता रहता है, काफ़ी चीज़ें उस पर लिखी भी जाती हैं। हम तो उसको अपना दोस्त समझते हैं, और वो समंदर से गहरी दोस्ती, हिमालय से ऊंची, वो भी सारा जिक्र होता है। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का ये ख्याल है कि चीन ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रखे हैं वो बेसिकली ज़रा चीन के फ़ायदे के हैं। पाकिस्तान का उसमें कोई खातिर खा फ़ायदा है नहीं, और पाकिस्तान को शायद बहुत सारी इंपोर्ट्स उसे बंद कर देनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप, स्पेसिफिकली अबाउट चाइना? देखिए, मेरी बात सुने, मैं CBR चेयरमैन रह चुका हूँ, ठीक है जी। मेरे पास चीनी जो गरजकार थे उन्होंने खुद आके हम मुझे एडमिट किया कि हम 4 से 5 बिलियन की अंडर इनवाइस करते हैं आपके प्रोडक्ट। मुझे अच्छी तरह पता है कि जो हमने चीन से FTA किया हुआ है, अगर ये FTA बाकी रहता है तो पाकिस्तान कभी सनती तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान में कभी चीनियों ने कोई कंपनी नहीं लगाई। आप मुझे बताएं, आपने अमेरिकन कंपनी देखी है पाकिस्तान में, आपने इंग्लिश कंपनी देखी है, आपने कोरियन कंपनी देखी है, आपने जर्मन कंपनी देखी है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई चीनी कंपनी है इस वक्त? करेक्ट। उन्होंने कोई कंपनी पाकिस्तान में लगाई? तो ये एक वो चीज है जो हमें समझ नहीं आ रही, और हम ये एक बेवकूफी की हरकतें करते जा रहे हैं। सिमिलरली मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मुझे CPEC की फाइनेंशियल वायबिलिटी भी समझ नहीं आ रही। अच्छा। तो ये जो सारा कुछ सिलसिला है
ये चलने वाला नहीं है, इसको हमें देखना पड़ेगा। और इस बारे में, सी पैक के बारे में जो अमेरिकन कह रहे हैं, मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूं, और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल ठीक है। और ये पावर प्लांट में भी जो चीनियों का अप्रोच है वो हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हिमालय से ऊंची और बहरुल कायल से गहरी है, ठीक है, उन्होंने आपको फौजी मदद दी होगी, मुझे समझ नहीं हो सकता कोई फौजी मदद हो। मुझे इकोनॉमिक साइड पर कोई चाइनीज की कोई कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी जो जो औरतों को हिजाब कराते हैं, और जो पाकिस्तान में शराब को बैन करते हैं, ये उस चीनी माशरे में कैसे एग्री करेंगे जो सुअर खाते हैं और उनकी बेसिक ड्रिंक भी जो है शराब है। तो ये मुझे समझ नहीं आती ये कोहिजन कैसे बनेगी। बस ठीक है, हम बेवकूफ हैं, हम लग जाते हैं लाल बत्ती के पीछे, और फिर हम लाल बत्ती के पीछे लगने के बाद फिर हम करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो आपको चाइनीज का FTA कैंसिल करना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना का जो है पाकिस्तान के वफाद में किसी तरह से भी नहीं है, हमें इमीडिएटली रिवोक करना, खत्म करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और चीज वो ये है, ये बताइए जी पाकिस्तान में किस भाई के लाल की हिम्मत है कि वो चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। अच्छा, अब सर जो तो मसला मेरी बात सुनो, पाकिस्तान का मसला वो नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान का मसला वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो हमारे सिस्टम में आ चुके हैं, इसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। मैं समझ गया आपकी बात, आपने बात की ना, कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा, बिला वजह की उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बंदा इसकी बात नहीं कर रहा कि यार ये जो FTA चाइना के साथ हुआ है इसका क्या बनेगा, जो चाइना की अंडर राइसिंग उसका क्या बनेगा। पूरी पाकिस्तान की 2 नंबर हवाले की ट्रेड का जो मंबा है वो दुबई और चाइना है। दोनों को हम दोस्त कहते हैं अपना। पाकिस्तानियों के सारे इलीगल एसेट दुबई में पड़े हुए हैं, हम उसको दोस्त कहते हैं। खामे ले लेके हमने खामे वाला प्रोफेसर बन जाता है इस मुल्क के अंदर। किस दुनिया में बैठे हो यार आप। जो बंदा यहाँ का क्रिमिनल होता है वो दुबई में जाके बैठ जाता है, ये कौन सा मुल्क है यार। ठीक है, अच्छा सर ये फरमाइए आप, मैं समझ गया आपकी बात। ये फरमाइएगा कि इसी में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि हम देखते हैं भारत बावजूद रूस पे पाबंदी के उससे तेल ले रहा है, ईरान से हम तेल नहीं ले सकते। हमारा मसला कि हम ईरान से हमने IPP का काम शुरू किया लेकिन वो खैर खटाई का शिकार हो गया। ना हम ईरान से तेल ले सकते हैं, ना हम रूस से तेल ले सकते हैं, जबकि भारत ये सारा कुछ कर सकता है। आई मीन वाई वी कैन नॉट एंड दे कैन, इंडिया कैन। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि अमेरिका को चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया से दोस्ती करनी है। तो इंडिया उनका लाडला बच्चा है। जो वो इंडिया कहेगा वो होता रहेगा। कभी भी इंडिया को अब अमेरिकन कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं, 5 बड़ी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तानी है, सॉरी इंडियंस है जी। तो हमारा क्या मुकाबला है उनके साथ। हम किस गिनती में आते। हमारे जो इंडिया की 5 बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है और 5 IBM है और 5-6 बड़ी कंपनियां जो इंडियन कंपनीज हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंडिया में हैं। जब इंडिया ने अपना कोई एक्शन लिया था, अमेरिका ने एक्शन लिया था, तो उनकी एक कंपनी है जी, उन्होंने कहा था यार आप ये क्या बात कर रहे हैं, हमारा तो सारा बिजनेस ही आउटसोर्स हुआ है इंडिया के साथ। तो बात ना, ये बात आप कर रहे हैं ना कि आप इंडिया ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। भाई, अब पाकिस्तान का मुकाबला आप अफगानिस्तान से करो या जिबूती से करो या बुरुंडी से करो, इंडिया के साथ नहीं करो। वो अब अलग लीग में है। अब हमारा मुकाबला तो अफगानिस्तान के साथ, हमारा मुकाबला शायद माली और चार्ट के साथ होने वाला है। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब हम जिस कैटेगरी में चले गए हैं उस कैटेगरी में रहते हुए हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का क्या ताल्लुक है हमारे साथ। उनके यहाँ 17 मरतबा इलेक्शन हुए हैं और कभी किसी एक पार्टी ने ये नहीं कहा कि इस इलेक्शन में बेईमानी हुई है। देखिए, बात समझे, इंडिया की मईशत को और इकोनॉमिक्स को समझें। इंडिया में 17 टाइम इलेक्शन हुआ है और उनके यहाँ इलेक्शन में इस वक्त तकरीबन 45 से 50 करोड़ वोटर है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी में कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये बेईमानी हुई है। ठीक है, हम मोदी के एक्शन से डिसएग्री कर सकते हैं, मगर मोदी भी इसलिए आ रहा है कि हमारे खाते पे आता है वो। जब हम ये बिला वजह की बकवास करते हैं
अपनी गुज़वा हिंद की और उसकी, तो वो मोदी लेता है, नहीं तो मोदी का कोई रेलिवेंस अच्छा ही नहीं चले, है। ठीक है तो सर, ये तो आप इंडिया की बात नहीं किया करें प्लीज। ठीक है। अच्छा चले आगे चलते हैं। अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, वो ये है कि आम शख्स जो आटा, चीनी, दाल, दूध, दही, गोश्त, डबल रोटी, अंडे, अशिया खुरनोश खरीदने निकलता है तो सर वो तो छत से जाके लगता है। मैंने अभी रोड शो किया और लोगों से मैंने बातचीत की और वो लोग मेरे गले पड़ रहे थे, भाई आप लोग सही सवाल नहीं करते और आप लोग बेनकाब नहीं करते असल चेहरों को। मुझे ये बताएं, मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ एक आम शख्स के लिए, वो क्या करे अब इन हालात के अंदर? इतने करोड़ों की आबादी है सर। देखो, कोई भी माशरा अपनी तारीख से अलग नहीं हो सकता। हम्म। पाकिस्तान का जो बुनियादी माशरा है, बड़ा माशरा है, वो पंजाब है और सिंध है। हम्म। ये जो माशरा है पंजाब और जो है, हम्म। ये इस इलाके ने तारीख में कभी किसी के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं की है। इस माशरे को इस माशरे की कोई हिस्ट्री नहीं है रेजिस्टेंस के खिलाफ। चाहे बाहर का रूलर आ जाए, या बाहर की इकोनॉमिक्स आ जाए, चाहे गुर्बत आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये अपने घर में बैठकर उसको कबूल कर लेता है। ये जो इंडस वैली है, ये एक वो वैली है जिसने हमेशा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम किया है। ये एक आप इसे अमन पसंद कह सकते हैं, या जो भी आप इसे कहें वो कह सकते हैं। ये इलाके के लोग, आप इन्हें मार भी देंगे ना, ये भूख से मर भी जाएंगे, तो कभी ये रोटी के लिए सड़क पे नहीं आएंगे। मेरी बात लिख लीजिएगा आज, ये कभी रोटी के लिए सड़क पे आके अमीर आदमी की गाड़ी को नहीं जलाएंगे। ये मजहब के नाम पे जला दे, मगर ये कभी रोटी के लिए कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी खसलत में नहीं है। ये एक नॉन रेवोल्यूशनरी स्टेटस क्यो वाली कौम है, और इनके अंदर एक कोई अर्ज ही नहीं है कि हमें सिस्टम के सामने खड़े होना है। ये जल्द से कर रेजिस्टेंस सकते नहीं हैं, है रियासत के आगे मतलब ये आप बेसिकली कह रहे हैं कि अपने हुकूक के लिए निकलना चाहिए लोगों को। इमरान खान के जलसों में ये आ जाएंगे, मगर इमरान खान के साथ जाके गोली नहीं खाएंगे। ठीक ये है, इमरान खान के साथ जाके गोली नहीं खाएंगे। बिल्कुल तो ठीक है। ये इस कौम को आप भूलते हैं। वो अब जो आदमी आपसे कह रहा है आप कुछ क्या करें, तो उसे बोलो यार खुदकुशी कर लो, तुम्हारी हिस्ट्री ये नहीं कह रही जो तुम करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे शब्बर ज़ैदी साहब, एक चेयरमैन FBR है। उनका कहना यह था कि अपने हुकूक की खातिर अवाम को निकलना होगा, उठना होगा और आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर वो नहीं करेंगे तो तब उनके लिए इसी किस्म के वाक़यात जिस तरह खुदकुशियों के हम सुनते हैं, इन्हीं की तादाद बढ़ती हुई जो है वो दिखाई देगी, खुदा न खास्ता। बहरहाल जी, शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाते हैं। हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।